नमस्कार। मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। साथियों, कल नीति आयोग की बैठक हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई। ये 2015 में हुई थी, अब 2025 में हुई है, यानी 10 साल बाद। और इसमें अहम बात ये रही है कि प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता में केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करने का उन्होंने आह्वान किया है। लेकिन वहीं पर हम लोगों ने देखा है कि पिछले 2014 के बाद से राज्यों में बनी हुई सरकार को तोड़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। कई राज्यों को, जिसमें पहले राज्य का जो श्री गणेश हुआ था वो मध्य प्रदेश से हुआ था। उसके बाद आपने गोवा में देखा, उसके बाद और कई राज्यों में देखा, कई राज्यों में विफल कोशिशें भी देखी। तो उस वक्त क्या इन चीजों का कोई मतलब था या नहीं था? आज अगर ऐसी जरूरत पड़ रही है तो उसके पीछे वजह क्या है, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों का एक डेलीगेशन बनाकर विदेश भेजा हुआ है ताकि वो पाकिस्तान को बेनकाब कर सके। तो ये दोनों चीजें कहां से एक दूसरे को कनेक्ट कर रही हैं, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा का जो हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि विपक्ष मुक्त नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज विपक्ष को साथ लेकर चलना चाहती है। उसकी क्या मजबूरी है? प्रधानमंत्री जी क्यों मजबूर हुए इस काम को करने के लिए कि अब वो ये वादा कर रहे हैं कि अब हमें सबको साथ लेके चलना है? और इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का इरादा क्या है, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आर के शर्मा जी। शर्मा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? यस, नमस्कार सर, ठीक है साहब। तो प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि हमें टीम इंडिया बन करके काम करना होगा, टीम इंडिया बन करके काम करना होगा। वहीं विपक्ष ने अपना एक अलायंस बनाया था, इंडिया अलायंस के नाम से, जिसको प्रधानमंत्री जी भी अपने संबोधन में इंडी अलायंस बोला करते हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया को भी आपने सुना होगा इंडी अलायंस बोलते हुए, यानी एक तरीके से मखौल उड़ाते हुए कि ये इसका कोई मकसद नहीं, कोई मतलब नहीं। आज खुद प्रधानमंत्री जी ने जो एक नारा दिया है कि हमें मिलकर राज्यों के साथ केंद्र सरकार को टीम इंडिया बना करके अपना लक्ष्य जो है पूरा करना होगा। और उसके साथ साथ उन्होंने जो ये बात कही है, ये उन्होंने 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे वो, उसमें इन्होंने ये बात कही है। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि विकसित राज्य के लिए विकसित भारत 2047 होना चाहिए। तो इस पे आपके को क्या सोचना है और आप क्या कैसे समझते हैं इसको? देखिए साहब, नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। और बात इंडी गठबंधन से ही मैं कहूंगा, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस दिन से सत्ता में आए हैं या उन्होंने देश की बागडोर संभाली है, उसकी ही अगर आप तय में जाएं और ये देखें कि आपका एटीट्यूड क्या रहा, वो हमेशा यही कहते मैं और मैं। 2014 में जीतने के बाद 2019 तक जो भी सरकारें और उसके बाद भी इनकी जिस सरकार ने, मैं कहूं, एक तरीके से बात नहीं मानी, उसको इन्होंने धराशायी किया। और इनकी जो नीति रही कि येन केन प्रकारेण, जो एक शब्द कहा जाता है हॉर्स ट्रेडिंग, जैसा आपने मध्य प्रदेश की बात करी, गोवा की बात करी, और हॉर्स ट्रेडिंग के द्वारा उन सरकारों को गिराया गया। और अगर गिराया नहीं गया तो उनके जो नेता लोग हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं सरकार के, उनके खिलाफ भी आप देखिएगा ईडी और सीबीआई की इन लोगों ने, मतलब भाजपा सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने ईडी सीबीआई का प्रयोग करके उनको कमजोर करने की कोशिश की। अबराज जी, मुझे ध्यान आ रहा है कि लगभग 5200 ईडी की रेड हुई है, उसमें नेता भी शामिल है। हाँ, कोई बड़ा उद्योगपति नहीं है जिसको हम मित्र कहते हैं मोदी जी का,
तो उनके खिलाफ, नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई की जो इन्होंने मुहिम चलाई और उनमें कन्विक्शन जो है केवल 37 अप्रोक्सीमेट लोगों के खिलाफ हुआ। तो ये क्या अभियान था साहब? ये वो अभियान था कि विपक्ष मुक्त भारत बनाया जाए और एक एकाधिकार की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश पर राज करे। और ये प्रक्रिया चलती रही, सारे काम होते रहे, लोगों को तंग किया गया। झारखंड में भी आप देखिए सिटिंग चीफ मिनिस्टर, दिल्ली में आप देखिए सिटिंग चीफ मिनिस्टर, उसके मिनिस्टर्स, ये सब क्या था? मैं समझता हूं ये एक हरेसमेंट करना था विपक्षी पार्टियों के नेताओं का। मगर आज प्रश्न ये होता है कि आज इन्होंने अपना ये स्टैंड क्यों बदला? क्या बदलने की कोई मजबूरी? देखिए साहब, जो 2024 का चुनाव हुआ है उसके चलते जो एक विपक्ष ने इंडिया कोalition बनाया था, जिसको ये इंडी कॉम्बिनेशन या इनका जो भी गोदी मीडिया भी इसी शब्द का प्रयोग कर रहा था, इंडी गठबंधन। मगर आज 2024 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट करके रह गई और हमेशा इनको ये डर बना था कि मेरी जो बैसाखियां हैं वो कहीं मेरे हाथ के नीचे से निकल गई तो मैं धड़ाम से गिर पड़ूं। और अभी जो हाल में पहलगाम का जो अटैक हुआ है, पुलवामा का तो आप छोड़ ही दीजिए, वो एक अलग इशू है। जो पहलगाम का जो अटैक हुआ उसमें नागरिक हताहत हुए और उस पर जो मैं समझता हूं आपकी इमेज पे जो धब्बा लगा, क्योंकि आप शुरू से कहते आ रहे थे हम पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर देंगे, हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे और हम जो है लाहौर, कराची और ये सब एक साथ पीओके ले लेंगे, आपके जो है हम पीओके को मिला देंगे। मगर अब जो इनकी इमेज में जो बट्टा लगा, उस बट्टे को या उसको सुधारने के लिए आज जो डेलीगेशंस भेजे गए हैं और जा रहे हैं, आप ये देखिएगा कि ये इसको इमेज बनाना ही कहते हैं, इमेज बिल्डिंग है। और इन्होंने जो नाम दिया है कि साहब इंडिया मजबूत, और ये विपक्षी पार्टियों को लेकर भी, जैसे विपक्ष के आदमी भी भेजे हैं इन्होंने डेलीगेशन में, मैं समझता हूं कि इन्होंने अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए एक शायद राजनीतिक चाल, मैं इसको कहूंगा, कि जो छोटे छोटे दल हैं जिनकी कभी इन्होंने महत्ता नहीं समझी, आज उनको महत्व दे करके और इंडिया नाम से इनको जो है कि वी आर वन करके या एक इमेज बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने ये दावा किया है। और जैसे कल ही इन्होंने नीति आयोग की जो बैठक बिठाई, देखिए साहब जैसा आपने बताया और है भी कि 2015 के बाद जो है मीटिंग हुई है जिसमें अध्यक्षता आपने की, भाई वो नीतियां कहाँ गई जो आप 2014 से 2015 से करते आ रहे हैं? लोगों को आप जीएसटी का हिस्सा नहीं दे रहे थे। लोगों की अगर कोई सपोज कर्नाटक की सरकार की कोई योजना थी, शिक्षा की योजना थी या जो महिलाओं को देने का वो था प्रावधान, उसमें आप जो है फंड रिलीज नहीं कर रहे हैं, तब आप क्यों हाथ खींच रहे थे पीछे? इसके पीछे क्या कारण था? इसके कारण पीछे ये था कि आप जो है सरकार को कमजोर कर देना चाहते हैं। मगर जब ये देख लिया पूरे देश में, मैं एक तरीके से शब्द प्रयोग करूं कि इनकी एक तरीके से बिल्कुल इमेज को बट्टा लग गया, तब इस इमेज को सुधारने के लिए इन्होंने जो है ये डेलीगेशन भेजने की प्रक्रिया की। जी, इसमें एक रिपोर्ट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक्स हैंडल पर इसको डाला है। तो एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को जरा हम लोग देख लेते हैं तो उसमें क्या बताया जा रहा है, ताकि नागरिकों को भी पता होना चाहिए। तो रिपोर्ट हम लोग देख ले पहले। जिसमें राज्यों को केंद्र में रखकर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर चर्चा की गई।
आपको बता दें कि बैठक में विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा की गई। विकसित राज्य से विकसित भारत का विचार राज्यों से दीर्घकालिक समावेशी और साहसिक दृष्टिपत्र तैयार करने का आह्वान है, जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हो और स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित हो। इन विजन दस्तावेजों में समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए। इनमें मानव विकास, आर्थिक वृद्धि, सततता, प्रौद्योगिकी और शासन सुधारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। डेटा आधारित कार्यप्रणालियों, परिणाम आधारित परिवर्तन, परियोजना निगरानी इकाइयों, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी युक्त अवसंरचना तथा मूल्यांकन और निगरानी प्रकोष्ठों की सहायता से जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है। इस बैठक में देश के सामने मौजूद विकासात्मक चुनौतियों पर विचार विमर्श किया गया, ताकि इस बात पर सहमति बन सके कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्य किस प्रकार आधारशिला बन सकते हैं। इस बैठक में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास और टिकाऊ रोजगार सृजन जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल जो है 13 से 15 दिसंबर 2024 को आयोजित मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन के विषयों पर आम सहमति बनाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। इस सम्मेलन में भारत सरकार के सचिवों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों ने हिस्सा लिया था और विकसित भारत @2047 के एजेंडे पर सुझाव दिए थे। और सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी सुधाकर का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। सुधाकर, देखिए, विकसित भारत और इसमें 2047 का एजेंडा और विकसित राज्यों से विकसित भारत की जो परिकल्पना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस तरीके का संदेश इस बैठक के माध्यम से दिया गया आपकी नजर में? और देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक, हम जानते हैं कि ये 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक है और प्रधानमंत्री ने इसको टीम इंडिया का नाम दिया है। कैसे राज्य और केंद्र मिलकर एक टीम इंडिया के तौर पर भारत को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। उस मकसद के साथ ये नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल काम कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने जो एक बड़ा संदेश दिया है इस मौके पर, उन्होंने राज्यों से कहा है, मुख्यमंत्रियों से कहा है कि हमको जो विकास की स्पीड है उसको काफी तेज करना है। अगर इसके लिए केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे टीम इंडिया के तौर पर, तो कोई भी लक्ष्य इम्पॉसिबल नहीं है, चाहे वो विकसित भारत बनाने का लक्ष्य क्यों ना हो। उन्होंने ये कहा कि विकसित भारत बनाने का लक्ष्य सिर्फ सरकारों का नहीं है, चाहे केंद्र हो, राज्य सरकार हो, उनका लक्ष्य नहीं है। पीएम मोदी ने ये कहा है कि विकसित भारत एक तरह से हर एक भारतीय का लक्ष्य है, गोल है। जब तमाम राज्य विकसित होंगे तो पूरा भारत अपने आप ही विकसित होगा और ये 140 करोड़ लोगों का एस्पिरेशन है। इसके अलावा मैं बस दो छोटे छोटे उन्होंने एक और राज्यों से कहा है कि आपने सुना ये रिपोर्ट कि सारे राज्यों को जब हम विकसित करेंगे तो देश विकसित हो जाएगा, और सिर्फ ये राज्यों और की जिम्मेदारी नहीं, सभी की जिम्मेदारी है। 140 करोड़ जो हमारे भारतवासी हैं उनका भी ये सपना है। तो अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े मिशन पे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। आप लोगों को याद होगा साथियों कि झारखंड के मुख्यमंत्री, क्या नाम था उनका, शर्मा जी? सोरेन साहब। सोरेन जी कितने दिन जेल में रहे थे? 6 महीने। मुख्यमंत्री दिल्ली, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कितने दिन जेल में रहे थे? कई महीने वो भी रहे थे। उप मुख्यमंत्री दिल्ली, वो भी जेल में रहे। उसके बाद कई राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की ही जो संस्था है उन्हीं के द्वारा कमजोर करने का काम भी किया गया था। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी विकास की बात कर रहे हैं, ये बहुत मतलब बड़ी बात है देश के लिए। और अगर ये 2014 से अगर ये काम किया जाता तो आज के टाइम पर निश्चित रूप से विपक्ष सवाल नहीं उठा सकता था, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने इंडिया और पाकिस्तान के साथ जिस तरह की चीजों को झेला है, जिस तरह से सीज फायर हुआ है, उस सीज फायर का बेड़ा उठाते हुए खुद ट्रंप साहब कई देशों में इस बात की चर्चा भी कर चुके हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उस पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की है।
है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे लोगों के ऊपर अपना श्रेय लेते हुए कई देश 6-7 देशों का दौरा उन्होंने किया और उन सभी जगहों पे लगभग 8 बार उन्होंने इसके बारे में बोला कि हमने युद्ध को रुकवाया है और हमने इन दोनों के बीच में समझौता कराया है, हमने धमकी देकर कि व्यापार नहीं होगा अगर आप नहीं रोकते हैं। तो ये भी विपक्ष इसको भी कहीं ना कहीं संज्ञान लेता हुआ दिख रहा है कि इसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो छवि धूमिल हुई है उसको पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं ताकि इन चीजों से पहले हटा जाए और अब विकास की बात की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सपना शुरू से ही 2047 का रहा है। तो शर्मा जी, सवाल यह है कि वो मुख्यमंत्री जिनको खुद प्रधानमंत्री जी की संस्था ने यानी देश की सरकार के द्वारा गवर्न की जाने वाली संस्थाओं ने जेलों में रखा, आज वो लोग इन सब चीजों में खुद शामिल हो रहे हैं, तो वो कितना सहयोग करेंगे, क्या उम्मीद लगती है आपको? देखिए साहब, वही जैसे मैं कह रहा था कि 2014 के बाद जो आदरणीय की नीति रही और आज ये इस नीति पर आ गए कि हम विपक्ष को एकजुट बनाएं। अभी आपने ट्रंप साहब का वो किया, देखिए ट्रंप साहब, बाइडेन साहब इनसे पहले और उनसे पहले जो है मिस्टर ट्रंप ही थे राष्ट्रपति अमेरिका के, क्या कहा था, हाउडी ट्रंप, ट्रंप को वोट दीजिए, उधर कह रहे थे माय बेस्ट फ्रेंड इज मोदी। और अब आज जो ये आतंकी हमला हुआ पहलगाम में जिसमें 26-28 लोग मारे गए, इसके अंदर आप देखिए कितना बड़ा मजाक अपने आप में कि वहां से बैठे बैठे ट्रंप साहब कह रहे हैं सीज फायर, इधर जो है हम लोग नतमस्तक होकर के यानी कि भारतीय अधिकारी नतमस्तक हो जाते हैं और सीज फायर कर देते हैं। भाई कोई आर्मी मूवमेंट तो था नहीं, आतंकियों पे था, आतंक को नेस्तो नाबूद करिए। आप जैसा दावा ठोक रहे थे, जैसा गोदी मीडिया दावा कर रहा था, जैसे सरकार के नुमाइंदे बड़ा बढ़ चढ़ करके बोल रहे थे कि अब हम पीओके को लेकर के मानेंगे, हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, नेस्तो नाबूद कर देंगे। गोदी मीडिया में तो यहाँ तक गया कि हमने जो है कराची आधा खत्म कर दिया, लाहौर आधा खत्म कर दिया। तो ये जो एक प्रोपेगेंडा चला था, मैं समझता हूँ वो प्रोपेगेंडा ही था। और एकदम उसमें ऐसे ठंडा पानी जैसे डाल देते हैं आप किसी गर्म लोहे पर, और वो लोहा जो है फिर भंगुर होकर के टूटने के कगार पर आ जाता है। उसी प्रकार मैं समझता हूं कि मोदी जी की जो इमेज थी पाकिस्तान को लेकर के कि मोदी जी अगर अटैक करेंगे तो आपके जो है पीओके भारत में मिला ले जाएगा, वो डिमिनिश हुई, उसको तार तार हुआ देखा गया। और जो ट्रंप साहब ने एकदम ये, भाई आप ट्रंप है कौन? ट्रंप को आप क्या समझते हैं? भाई वो थर्ड पार्टी है हमारे बीच में, हम दो पड़ोसी लड़ रहे हैं, तुम्हारा क्या मतलब? हमने क्या इनवाइट दिया? मगर नहीं, इनविटेशन उन्होंने जबरदस्ती जो ये बात कही है वो मोदी जी की कमजोर नस पे उन्होंने चोट की है। उन्हें मालूम है कि मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री है आज की तारीख में और वो बैसाखियों के सहारे चल रहा है। ये ट्रंप जानते हैं क्योंकि ट्रंप भी बड़ा बड़ा आदमी है, तो उनको मालूम है कि मैं कह दूंगा तो मोदी मान लेगा क्योंकि मेरे थंब के नीचे रहते हैं। और देखिए उन्होंने धमकी दी, व्यापारिक धमकी दी पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को कि मैं जो है व्यापार बंद कर दूंगा अगर आपने जो है ये सीज फायर नहीं किया है। तो क्या इससे इमेज जो है हमारे भारत की कम नहीं हुई? और देखिए हमारे आदरणीय लगभग सभी देशों में घूम चुके हैं, 200 देशों के लगभग। बाकी आप ये देखिए कि 172 देशों की अगर लिस्ट निकाली जाए अबराज जी, तो कुछ देश तो ऐसे हैं जिसमें आप जो है 10-10 दफे जा चुके हैं। क्या वो देश जो है आपको बुलाते हैं या आप जबरदस्ती जाते हैं? क्योंकि हमने हाल में ही देखा है, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि उधर तो पहले आप जो 19 तारीख की आपकी जम्मू कश्मीर की यात्रा थी, 22 तारीख को अटैक होता है, आप जो है विदेश चले गए, आप फिर जो है यात्रा छोड़ करके बीच में आ रहे हैं।
कि पता नहीं हमारे देश पर क्या हुआ है, उसकी आपको यहाँ बैठ के समीक्षा करनी चाहिए थी। आप कहाँ चले गए? आते ही बिहार में चले गए, क्योंकि चुनावी माहौल है। मैं बात ये क्यों कह रहा हूँ, सर्वविदित है मैं क्या कह रहा हूँ। केवल आपको अपनी इमेज चाहिए, आपको केवल चुनाव जो है मतलब मैनेज करना है आपको। मैं समझता हूँ देश के या जो लोग शहीद हो गए या जो मारे गए आतंकी, उसमें आप उनकी आपने संवेदना उनके लिए ठीक है वर्बली कर दी। क्या ये आप उनके ठीक है। परिवार वालों को, एक मिनट अबराज जी, क्या आप उनके परिवार वालों को बुलाकर सांत्वना नहीं दे सकते थे? भाई राहुल गांधी जी तो जम्मू कश्मीर भी चले गए, राहुल गांधी जी हरियाणा में भी चले गए। अरे लोगों ने बच्चे मारे गए हैं स्कूल पर जो अटैक हुआ है, उस चीज का आप ध्यान ना करके आप फिर डेलीगेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आपने तो विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की है हर बार, मगर आज क्योंकि और 33 देशों में जो आप भेज रहे हैं डेलीगेशन को, वो क्या जाकर के मुंह दिखाएंगे? और एक बात कह रहा हूं अपराध जी, वहां जाकर किन लोगों से वो लोग बात कर रहे हैं? अपने ही लोगों से बात कर रहे हैं। वहां पे कोई गवर्नमेंट अधिकारी या जो जिस देश में जा रहे हैं, क्या उनके रिप्रेजेंटेटिव से आप बंद कमरे में कोई बात कर रहे हैं? आप तो वहां पर एक डायस फॉर्मा जिसको हम बोलते हैं, उसमें जाकर के आप बात कर रहे हैं। क्या आज दुनिया जानती डायस्पोरा। है? हाँ जो भी है वो क्या वो दुनिया जानती नहीं है कि किस तरीके से इंडिया ने जो है पाकिस्तान को टैकल किया है? तो दोनों तरफ से बात यही हो रही है। और मैं समझता हूँ कि ये जो डेलीगेशन के द्वारा भी, राहुल जी ने अगर कोई बात कही है, क्या आप मान रहे हैं उसकी? नहीं मान रहे हैं, आप खिल्ली उड़ा रहे हैं राहुल की। तो जो काम आपको करना चाहिए था वो आज राहुल गांधी कर रहे हैं। और फिर आप देशद्रोह का भी जो है उनपे, कल परसों तक देशद्रोही कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी देशद्रोही है। कैसे है भाई देशद्रोही? अगर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, क्या एक वार के बाद या कि किसी भी अटैक के बाद समीक्षा नहीं होती है? समीक्षा होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो आर्मी ने बताया है, जो आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, भाई आपका भी तो फर्ज बनता है कि सरकार की तरफ से हमारा ये है। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये जो डेलीगेशन या ये जो 2047 की बात करते हैं, 2022 में भी आदरणीय ने कहा था कि किसानों की आय में दुगना कर दूंगा। क्या वो हो गई? क्या मतलब सब खोखले वादे थे? और आज आप विकसित भारत की बात करते हैं। भारत जो विकसित चला आ रहा था अबराज जी, उस पर भी डेंट हुआ है आपके प्रधानमंत्री काल में। आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए, आतंकवाद के आप आंकड़े उठाइए, महंगाई के आप आंकड़े उठाइए, बेरोजगारी के आप आंकड़े उठाइए, कहां कहां डेंट नहीं हुआ है। और एक बात बताएं हम आपको व्यापारिक उसमें, अभी जैसे ट्रंप ने कहा कि ये जो एप्पल का जो फैक्ट्री है हमारे भारत में नहीं लगेगी, अदरवाइज मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा, 25% तक जो है मैं उस पर टैक्सेस लगा दूंगा। और फिर एफडीआई जो है आपके देश से जो है लगभग 95-96% चला गया और आप 3-4% पे 5% पे रह गए। हु विल इन्वेस्ट इन योर कंट्री? लोग देखते हैं, दुनिया अंधी नहीं है साहब। आपके देश में इन्वेस्टमेंट कौन करना चाहेगा? ईज ऑफ द बिजनेस होगा ना, तभी आपके यहाँ जो है इन्वेस्टमेंट होगा, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। आज जो एफडीआई चला गया यहाँ से 96-95%, कैसे चला गया? सब जानते हैं कि यहाँ पे काम करना अपने आप में एक बड़ी दिक्कत का काम है, क्योंकि यहाँ की जो लेबर है, जब उसके पेट में रोटी नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? आप जो है एक्सप्लॉइट अगर आप अपनी जनता को कर रहे हैं ये केन प्रकार है, तो कैसे होगा? तो ये सारी चीजें हैं जो। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ जी आपसे, आज मोदी जी ने 2047 का देश को विकसित राष्ट्र और विकसित ये बना देना चाहते हैं। 11 साल में आप आंकड़े तो दीजिए कि आप कहाँ थे और कहाँ हैं। आपकी आर्थिक स्थिति 2014 में क्या थी और आज जो है 2024-25 में क्या है? कहाँ है आपकी जीडीपी? कहाँ है आपका एम्प्लॉयमेंट? ये आंकड़े कौन देगा? नहीं दे रहा है कोई भी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत। वो मैंने, एक मिनट सर, मैं आपका टाइम ले रहा हूं, माफ कीजिएगा, कि आज जो मैं एक आपको बात बताना चाह रहा हूं, वो मुख्य बात ये है साहब
कि मोदी जी और जो इनकी पेरेंट या मदर पार्टी उसको संगठन है जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस कहते हैं, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ भी मोदी जी जा चुके हैं। वो केवल अपनी इमेज के लिए उन्होंने आरएसएस की जो इमेज थी उसको भी एक तरफ कर दिया है और एक रिफ्ट पैदा हो गई है आरएसएस और मोदी साहब की सोच के बीच। तो ये भी एक बहुत, क्योंकि इन्होंने अपनी एक ऐसी टीम तैयार की है जो केवल आपके इशारे से काम करती है। जो नीति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लेकर चल रहा था उस पर ये काम ना करके इस चीज को भी मैं समझता हूँ गैप को भरने, मतलब एक थोड़ा सा वहां पे अगर इशारा देकर समझे आप लोग तो वहां पर भी उस गैप को भी भरने के लिए आप जो है ये स्टेप उठा रहे हैं, जिससे कि मैं समझता हूं कि इनकी इमेज जो इन्होंने बनाई थी, जो फेक इमेज थी, उसको फिर दोबारा ये इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज आज की तारीख में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री जो है हमारे मोदी जी साबित हुए हैं इनकी अपनी नीतियों के द्वारा। भले ही ये नीति आयोग की अध्यक्षता करें, उसमें कोई डिसीजन लें या ना लें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शर्मा जी। देखना होगा आने वाले समय में नीति आयोग की जो बैठक हुई है वो कितनी सार्थक सिद्ध हो पाती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।